नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। प्रिय संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी वैदिक साहित्य की प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, लेकिन 11 तारीख को जो है हमारा आंसर की आ गया है। तो आप लोगों ने आंसर की मिलाया होगा। प्रश्न बहुत सरल भी नहीं कह सकते और बहुत कठिन भी नहीं कह सकते। प्रश्न सरल भी था और कठिन भी था, तो मिलाया ही होगा आप लोगों ने। और तो मुझे लगा कि भाई आंसर की आ गई है तो इस प्रश्न को हमें सॉल्व भी करना चाहिए। और सॉल्व तो हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे शिक्षकों ने बहुत अच्छे से करवाया है, लेकिन हम थोड़ा उसके ऑप्शनों को लेते हुए और उसके बारे में थोड़ा और विशेष जानकारी एकत्रित करते हुए चलना चाहते हैं, जिससे कि आप लोगों को और लाभ हो और मुझे भी। बाकी यूट्यूब पे तो बहुत सारे शिक्षकों ने करवाया है इसका व्याख्यान, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ अलग अवश्य मिलेगा। तो हम अभी वैदिक साहित्य की जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसको रोकते हैं। पहले हम ये प्रश्नोत्तरी करेंगे, उसके बाद कोई और प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे, क्योंकि वो तो मान लीजिए संभावित प्रश्न हैं, वो कोई परीक्षा में आए हुए प्रश्न नहीं है। लेकिन वहाँ से भी आप लोगों को लाभ हो रहा था, क्योंकि एक प्रश्न के साथ साथ हम लोग 10-10 प्रश्न देख ले रहे थे, समझिए, व्याख्या कर करके। तो वो भी आपके लिए आवश्यक था, लाभकारी भी रहा होगा। तो हम अब ये जो 30 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उसका विस्तृत जो है विश्लेषण देखेंगे। तो और हाँ, ये एक वीडियो में मुझे लगता है 5 से 6 ही प्रश्न आ पाएंगे, क्योंकि विस्तृत विश्लेषण देखने में तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मुझे लगता है वीडियो की कई सारी सीरीज़ मुझे डालनी पड़े, कई दिन लग जाए, क्योंकि एक ही दिन में तो मैं कर नहीं पाऊँगी। मुझे भी सारी चीज़ें अच्छे से ढूँढ के करना पड़ेगा। तो आप लोग देखिएगा, उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? आमंत्रितजः ओकारः भवति। ये तो सरल प्रश्न है, बताइए क्या है? अघोष सोम संध्यक्षर प्रगृह। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि ये प्रश्न कहाँ का है? आमंत्रितजः ओकार जो है, ये प्रश्न कहाँ का है आपका? ये प्रश्न आपकी दूसरी इकाई, वैदिक इकाई का ही है। वैदिक इकाई जो है आपकी दूसरी इकाई, वहाँ का है। और उसमें भी कहाँ से लिया गया है? तो आपका जो ऋक् प्रातिशाख्य आपके उसमें सिलेबस में लगा हुआ है, ऋक् प्राति एक मिनट, ये कहाँ लिखे हम? हाँ, ऋक् प्रातिशाख्य जो ग्रंथ है, वहाँ से ये लिया गया है। उसमें आपके प्रगृह, अघोष, सोष्म, संध्यक्षर, ये सारे वर्णन मिलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो है वो ए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और यही एनटीए ने भी माना है। तो हम देख लेते हैं भाई, प्रगृह संज्ञक क्या होते हैं। थोड़ा सा पहले ऋक् प्रातिशाख्य के विषय में हम जानकारी, क्योंकि ये सारे ऑप्शन ऋक् प्रातिशाख्य के ही है और ये प्रश्न भी ऋक् प्रातिशाख्य से ही पूछा गया है। तो हम थोड़ा सा ऋक् प्रातिशाख्य को देख लेते हैं कि भाई क्या है। तो ऋक् प्रातिशाख्य जो है आपके वेद पुरुष के 6 अंग जो हैं, उनके अंतर्गत आने वाला शिक्षा वेदांग जो है, शिक्षा वेदांग के अंतर्गत ऋक् प्रातिशाख्य आता है। अच्छा, ऋक् प्रातिशाख्य के रचयिता कौन है? तो आपके आचार्य शौनक हैं। ऋक् प्रातिशाख्य के रचयिता आचार्य शौनक हैं। और क्या है? और ये जो है ना ऋक् प्रातिशाख्य, ये आपकी शैशिरीय शाखा से संबंधित है। शैशिरीय शाखा, जो कि अभी जून वाले प्रश्न में पूछा गया था कि शैशिरीय शाखा आपकी किस वेद से संबंधित है।
उसका ऋग्वेद सही था। तो ऋग प्रातिशाख्य आपकी शैशिरीय शाखा से संबंधित है। इसके रचयिता आपके आचार्य शौनक हैं और इसमें कुल 18 पटल हैं। 18 आपके जो हैं 18 पटल हैं और 3 अध्याय हैं। 3 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 6-6 पटल हैं, तो आपके 18 पटल हैं। और ऋग प्रातिशाख्य जो है ऋग्वेद का प्रातिशाख्य ग्रंथ है। और भाष्यकार इनके जो हैं, इनके 2 भाष्यकार मिलते हैं। उव्वट ने ऋग प्रातिशाख्य पर भाष्य लिखा था और आचार्य जो विष्णु मिश्र हैं उनकी भी वृत्ति मिलती है ऋग प्रातिशाख्य पर। और परिषद या पार्षद भी कहते हैं किसको? ऋग प्रातिशाख्य को। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग प्रातिशाख्य का अन्य नाम क्या है, तो परिषद या पार्षद भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गए इतनी भाई कहाँ से प्रश्न आया था तो उसके विषय में भूमिका। अब आगे हम ये प्रगृह्य संज्ञा जो हमसे पूछा गया है प्रश्न में, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रगृह्य संज्ञा ऋग प्रातिशाख्य में प्राप्त होता है ओकार आमंत्रितजः प्रगृह्यम्। ठीक है, तो कहा जाता है संबोधन के अंत में स्थित ओकार प्रगृह्य संज्ञक होता है। जैसे भानु, विष्णु, ये आपके प्रगृह्य संज्ञक हो जाएंगे। और क्या है? तो पदम चान्या अपूर्व पदांतगश्च अन्य पदों में स्थित हो तथा समास से पूर्व तथा अंत में जो न हो ऐसा ओकार भी प्रगृह्य संज्ञक कहलाता है आपका। अब हम देखते हैं इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो अस्मे, युष्मे, त्वो, त्वे, अस्मे, युष्मे, त्वे, अमी, ये चारों आपके प्रगृह्य संज्ञक हैं। और अब हमारा जो प्रगृह्य तो हो गया, ये तो पूछा ही गया था। अब अघोष देख लेते हैं क्या होता है। तो ऋग प्रातिशाख्य में मिलती है भक्ति अन्त्या सप्त तेषाम अघोषाः, अन्त्या सप्त तेषाम अघोषाः। तो अंतिम 7 अघोष हैं, ऐसा वहाँ पे मिलता है। तो किसके अंतिम 7 अघोष हैं भाई बताइए? स्वर के अंतिम 7 जो है अघोष हैं, व्यंजन के अंतिम 7 अघोष हैं, किसके अंतिम 7 अघोष हैं? तो वहाँ पर कहते हैं उष्म वर्णों के अंतिम 7 अघोष हैं। उष्म वर्ण कौन कौन से हैं? तो बताते हैं हम आपको। उष्म वर्ण आपके 8 हैं, तो उसमें से जो अंतिम 7 हैं वो अघोष कहे जाएंगे। देखिए उष्म वर्ण आपके, हम यहाँ लिखते हैं थोड़ा, यहाँ जगह थोड़ा खाली है, हम यहाँ पे लिखते हैं आपके। ये है उष्म वर्ण, कौन कौन से हैं? ह, श, श, स, इसके बाद अह, और उसके बाद है अकुह विसर्जनिया और उपपद मान्य, और इसके बाद आपके हैं अम। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या बोला गया है यहाँ पे? अंत्या सप्त तेषाम अघोषाः। तो अंतिम 7 जो है वो अघोष हैं। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ह को हम छोड़ देंगे, तो ये आपका श, श, स, अह, क, प, अम,
ये जो अकुह विसर्जनिया, सॉरी क्या वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है, उपपद मानिया और एक इसका कुछ आ रहा है, हमको याद नहीं आ रहा है, कहते हैं। तो ये आपके इतने हो गए हैं अघोष वर्ण। इसके बाद अब यही 7 आपके अघोष वर्ण नहीं हैं, इसके लिए एक और सूत्र मिलता है, क्योंकि आपके अघोष वर्ण जो है वो 17 है। तो फिर अगला क्या है, अगला कहते हैं वर्गे वर्गे च प्रथमौ अघोषौ, प्रथमाघोषौ। वर्ग का अब भाई द्विवचन प्रयोग किया गया है, तो 1 और 2 के लिए तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या है, अघोष है। तो जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये आपके 10 हो गए, और प्लस उधर आपने जो अंत्या शब्द तेषाम अंतिम 7 देखा था, कुल मिला के आपके 17 अघोष वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने अघोष को भी देख लिया अच्छे से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अघोष भी समझ में आ गया होगा। अघोष भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम सूक्ष्म की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म आपका क्या है, उसके लिए पक्ति मिलती है युग्मौ सूक्ष्माणो। युग्म किसे कहते हैं, जोड़ा। जोड़ा जो होता है उसको युग्म कहते हैं। पहला और दूसरा वर्ड जो था उसको तो प्रथम बोला इन्होंने, लेकिन युग्म जो है जैसे दूसरा और चौथा, उसको जोड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड जो है वो सूक्ष्म कहा जाएगा। तो कौन कौन से हैं वो, ख ख छ झ ठ ढ थ ध फ और भ, ये आपके सूक्ष्म वर्ण हो जाएंगे। अब भाई अगला क्या है, संध्याक्षर है। हम संध्याक्षर के विषय में भी कुछ देख लेते हैं। संध्याक्षर, तो संध्याक्षर के लिए क्या कहा गया है, ततश्चत्वारि संध्याक्षराणि। उसके बाद 4 संध्याक्षर हैं। तो किसके बाद 4 संध्याक्षर हैं, तो समानाक्षर के बाद, समानाक्षर के बाद जो 4 हैं वो आपके संध्याक्षर हैं। तो पहले हम देख लेते हैं भाई समानाक्षर क्या है, क्योंकि ऋक् प्रातिशाख्य में जो समानाक्षर और संध्याक्षर हैं इनके वर्णों का क्रम थोड़ा आगे पीछे है, क्योंकि क्रम वाला प्रश्न अभी बहुत पूछा जा रहा है, तो हमें क्रम को तो बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए। हम पहले संध्याक्षर को देख लेते हैं, तत्पश्चात पहले समानाक्षर को देख लेते हैं, तत्पश्चात संध्याक्षर को देखेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ततश्चत्वारि संध्याक्षराणि, उसके बाद 4 संध्याक्षर होते हैं, तो समानाक्षर के बाद। तो पहले हम समानाक्षर देखते हैं। समानाक्षर कौन कौन से हैं, क्रम से देखेंगे। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि चीज़ें क्रम से ही पूछी जाती हैं ज़्यादातर, तो क्रम भी याद रखिएगा। ये हम समानाक्षर लिख रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, अ आ जी, छोटा री, बड़ी री, उसके बाद आपके छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपके समानाक्षर हैं। समानाक्षर हैं ये आपके। अब हम संध्याक्षर देखते हैं। इनके बाद वाले जो वर्ण हैं वो संध्याक्षर है। कौन कौन से हैं वो, तो
छोटा ए, ओ, ऐ, औ। ये 4 आपके संधि अक्षर हैं। समान अक्षर आपके 8 हैं और संधि अक्षर आपके 4 हैं। तो इस तरीके से आपका जो है पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका बताइए कहाँ से है। देखिए पहले आप लोग बताइए कहाँ से है। भाषा विज्ञान से है। आपका दूसरा प्रश्न जो है वो भाषा विज्ञान से है। तो हम बात करते हैं, पहले हम इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि इसका सही विकल्प क्या होगा। ये देखिए याद करने वाला विषय रहा। जिसको याद रहा होगा से हम लोगों ने तो पहले जब एमए में थे हम लोगों ने उस टाइम पे याद करा हुआ था, तो हम लोगों को तो वही याद है। जैसे पहले पूर्व योगात्मक, उसके बाद मध्य योगात्मक, अंत्य योगात्मक और पूर्वांत्य योगात्मक, और उनकी मुख्य मुख्य भाषाएं जैसे काफिर, संताली, तुर्की मफूर, इस तरीके से हम लोग याद किए थे। तो सबसे पहले श्लिष्ट पूर्व योगात्मक देखते हैं। इसकी हम काफिर से मिलाते हैं। चौथा ए का चौथा ऑप्शन किस में है, थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, ए का चौथा आपको 2 ऑप्शन में मिल रहा है, तो 2 ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। इस तरीके से भी आप अच्छे प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद अश्लिष्ट पूर्वांत्य योगात्मक, इसको छोड़िए। अश्लिष्ट मध्य योगात्मक देखिए, काफिर के बाद संथाली। अश्लिष्ट पहले पूर्व योगात्मक, फिर मध्य योगात्मक और फिर अंत्य योगात्मक, उसके बाद पूर्वांत्य योगात्मक। तो मध्य योगात्मक जो आपका सी वाला ऑप्शन है, उसके लिए हम संथाली देखेंगे। सी का 1 से, तो सी का 1 किस में है भाई, सी का यहाँ पे 3 दिख रहा है, हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। देख लीजिए, अश्लिष्ट पूर्व योगात्मक के लिए काफिर, अश्लिष्ट पूर्वांत्य योगात्मक के लिए मफूर, अश्लिष्ट मध्य योगात्मिका के लिए संथाली और अश्लिष्ट अंत्य योगात्मिका के लिए तुर्की। इस तरीके से आपके ऑप्शन सही होंगे। अब भाई इतनी चीज़ें तो हमने देख ली, तो ये भाषा विज्ञान से हैं, और भाषा विज्ञान में भी जो आपके भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है वहाँ से प्रश्न लिया गया है। तो पहले भाषाओं का जो है, पहले पारिवारिक और आकृतिमूलक, ये सारे पारिवारिक और कुछ, हाँ, पहले भाषाओं को 2 भागों में बांटते हैं। भाषा आपकी जो है 2 भागों में बांटते हैं, पारिवारिक और आकृतिमूलक। उसके बाद पारिवारिक जो है वो अलग हो जाती है और आकृतिमूलक के पुनः 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से, 1 मिनट हम थोड़ा जगह लेते हैं इस पर यहाँ। हाँ, आकृतिमूलक के आपके 2 भेद हो जाते हैं, अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक और योगात्मक, दूसरा आपका योगात्मक हो जाएगा, योगात्मक। तो अब अयोगात्मक जो है उसकी प्रमुख भाषा जो है आपकी चीनी, तिब्बती, बर्मी, श्यामी, अनामी, सूडानी, ये सारी भाषाएं। और योगात्मक जो है इनके पुनः 3 भेद होते हैं। योगात्मक जो है इनके पुनः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक।
ठीक है। अश्लिष्ट योगात्मक जो है ये प्रत्यय प्रधान होता है। श्लिष्ट योगात्मक जो है ये विभक्ति प्रधान होता है। और प्रश्लिष्ट योगात्मक जो है ये समास प्रधान होता है। इतनी चीज़ें हो गई। अब इसमें भी आपका जो अश्लिष्ट योगात्मक हैं इनके 4 भेद हैं और श्लिष्ट योगात्मक के 2 भेद हो गए और प्रश्लिष्ट योगात्मक के भी 2 भेद हैं। अब अश्लिष्ट योगात्मक के तो 4 ही भेद रह जाएंगे जिनके आपके मिलान करने के लिए इस प्रश्न में पूछे गए थे, वो आपके चारों हो जाएंगे। और इसके बाद श्लिष्ट योगात्मक के जो 2 भेद हुए हैं उनके भी 2-2 और भेद होके 4 भेद हो जाएंगे और प्रश्लिष्ट योगात्मक का 2 ही भेद रह जाएगा। तो हम आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम अश्लिष्ट योगात्मक को हमने बता ही दिया है, जिसमें पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत्य योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। तो फिर भी हम बता देते हैं पूर्व योगात्मक में और कौन कौन सी भाषाएं हैं। अश्लिष्ट पूर्व योगात्मक, भाई काफिर तो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन काफिर के साथ साथ जूलू और बांतू ये भी पूर्व योगात्मक में आ जाएंगे, अश्लिष्ट पूर्व योगात्मक। और मध्य योगात्मक में आपके मध्य योगात्मक में संथाली और मुंडी ये 2 भाषाएं रहेंगी। और अंत्य योगात्मक में आपका तुर्की, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बास्क ये इतने सारे भाषाएं हो जाएंगे, लेकिन तुर्की मुख्य है। और पूर्वांत योगात्मक में आपके मफोर और पापुई, इसमें आपके पूर्वांत मफोर और पापुई ये भाषाएं आ जाएंगी। अब हमने जो श्लिष्ट के 2 भेद करे थे, ये ल है, पेन की ऐसी की तैसी हो रही है, कोशिश करते हैं फिर भी। श्लिष्ट योगात्मक जो है इसके हमने नहीं हो पाएगा यार पेन से। श्लिष्ट, हाँ, योगात्मक के हमने 2 भेद किए थे। कौन कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये अंतर्मुखी है आपकी, ये बहिर्मुखी है आपकी। अब अंतर्मुखी के भी आपके 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? संयोगात्मक अंतर्मुखी और वियोगात्मक अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी के भी आपके 2 भेद हैं, संयोगात्मक बहिर्मुखी और वियोगात्मक बहिर्मुखी। तो हम सबसे पहले संयोगात्मक अंतर्मुखी की भाषा जो है वो अरबी है, अरबी। और संयोगात्मक जो है अंतर्मुखी संयोगात्मक की भाषा अरबी हो गई। अंतर्मुखी वियोगात्मक की भाषा जो है वो हिब्रू है, हिब्रू। अब आपकी बची बहिर्मुखी, केवल बहिर्मुखी बचा। बहिर्मुखी के भी आपके 2 भेद है। कौन कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, और बहिर्मुखी, सॉरी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी नहीं, संयोगात्मक और वियोगात्मक, ध्यान नहीं रहा। बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक की जो है संयोगात्मक और वियोगात्मक, ये आपके 2 भेद होते हैं। तो बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक की जो संयोगात्मक भाषा है वो है आपकी संस्कृत, संस्कृत। इसके बाद इसकी जो वियोगात्मक भाषा है, जो वियोगात्मक भाषा है, किसकी वियोगात्मक भाषा भाई? तो श्लिष्ट बहिर्मुखी की जो वियोगात्मक भाषा है उसकी हिंदी है।
ये हिंदी है आपकी। अब ये तो हो गया। अब हमने अश्लिष्ट देख लिया, श्लिष्ट देख लिया, अब प्रश्लिष्ट देखना है। प्रश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, इसके भी हमने 2 भेद बताए थे। कौन कौन से? पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। ये रहा। अब पूर्ण प्रश्लिष्ट के आपके जो है वो भाषा है चे रोफे, चे रोफे। और आंशिक प्रश्लिष्ट की भाषा आपकी जो है वो है बास्क, बास्क। इस तरीके से आपका जो है दूसरा प्रश्न का व्याख्या समाप्त हुआ। दूसरे प्रश्न की व्याख्या जो है वो समाप्त हुई। अब हम, यही था ना, इसमें जो आपकी योगात्मक भाषा है उसके अश्लिष्ट योगात्मक भाषा की जो है मिलान करने के लिए दिया था। तो हमने साथ में श्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक इनको भी देख लिया। अच्छा, अश्लिष्ट योगात्मक आपका प्रत्यय प्रधान है, श्लिष्ट योगात्मक आपके विभक्ति प्रधान है, और प्रश्लिष्ट योगात्मक जो है आपका समास प्रधान है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुझे लगता है इस प्रश्न पर व्याख्या करने योग्य तथ्य व्याख्या कर दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम अगले प्रश्न पर, हाँ, वीडियो ये तो बहुत मुझे लगता है स्त्री प्रत्यय का है चीज़ ये। हाँ, स्त्री प्रत्यय का तो है ही। अधो निर्दिष्टानि स्त्री प्रत्यय प्रकरण सूत्राणि लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण यथाक्रमं व्यवस्थापयत। तो मैंने देखा है इसको बहुत बीच बीच में से सूत्र उठा के दिया गया है। कम से कम वहीं 8-10 सूत्र छूटेंगे नहीं, पूरा स्त्री प्रत्यय ही देखना पड़ेगा। तो इसको देखूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं अगले वीडियो में देखती हूँ। अगले वीडियो में ही देखना उचित होगा। इसके बाद यदि हम चाहे तो इसमें हिरण्यगर्भ सूक्त ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, देख लेंगे, लेकिन हम अब अगले ही वीडियो में सारी चीज़ें देखेंगे। तो भले ही हमने 2 ही प्रश्न देखे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से देखे हैं। तो जो दिसंबर का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप लोग वीडियो को आगे भी मैं इनके वीडियो व्याख्या बनाऊँगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे वीडियो आपको मिलेंगे। और लाइक कर दीजिएगा, यदि पसंद आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। हाँ, और हाँ, जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तभी किसी को मिलेगा। तो कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।